हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में जहां पे हम दोस्तों आपके साथ डिस्कस करते हैं उन एस्पिरेंट्स की जर्नी दोस्तों, जो कि आप ही की तरह एस्पिरेंट्स थे और फाइनली अपने हार्डवर्क, अपने एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन के साथ आज वो एक ऑफिसर हैं दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं हमारे सक्सेस स्टोरी सेशन। और आज के सेशन में दोस्तों हमारी जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टेड रहेगी, जहाँ पे हम प्रदीप चौधरी की दोस्तों जर्नी को डिस्कस करेंगे। अगर हम इनकी बात करें दोस्तों, तो इनमें दो चीजें बहुत खासियत है, और स्पेसिफिकली वो एस्पिरेंट्स जो कि ग्रेजुएशन के बाद इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, तो उन अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अकेले ही करते हैं ना एलिनेट, प्रदीप आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज प्रदीप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ। वेलकम प्रदीप टू द सेशन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द होल लर्निंग फैमिली। Thank you, sir. Thank you for having me. तो प्रदीप, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे कि आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हैं। So, sir, I told, my name is Pradeep Chaudhary and I come from Jaipur, Rajasthan. ठीक है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों कि प्रदीप अगर हम बात करें ना, तो प्रदीप को जो मदर फादर है, ठीक है, एग्रीकल्चर आई थिंक फार्मिंग करते हैं, ठीक है, Yes, sir. और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक बहुत ही ये भी बहुत ही एक ना मुझे लगता है कि एक इंस्पिरेशन होती है, बिकॉज जनरली जब हम अपने घर में देखते हैं हमारे फादर मदर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, तो हमारे एक मन में एक ऊर्जा होती है कि नहीं यार, हमें ना बड़ा एग्जाम करना और फटाफट में क्रैक करना है। तो प्रदीप, मेरा अगला सवाल आपसे थोड़ा सा इसी कंटेक्स्ट में है कि आपने, जैसे आपने बोला, आपने बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आप पढ़े हुए हैं। तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, और आपने Yes, पर sir. चुना कि नहीं, मुझे प्लेसमेंट नहीं करनी, मुझे इस आरबी एग्जाम को जो है इसकी तरफ अपना ध्यान देना है। तो ये चीज आपके मन में कब आई कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक, इस एग्जाम को देना है? और दूसरा, आपने ये रिस्क कैलकुलेटेड था कि मुझे बैठना नहीं है प्लेसमेंट में, या फिर ये चीज पहले ही आपने प्लान की थी कि नहीं, मेरे को प्लेसमेंट तो देखना ही नहीं है, मुझे मेरा टारगेट ही कुछ और है? So, sir, if I talk about my journey, that how it started towards the RBI. So, sir, it was not obviously a one-time event or movement. So, it was a gradual process. I was studying various subjects such as macroeconomics and public economics, और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट पॉलिसी मेकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी की जो एप्लीकेशंस होती है, एज वेल एज फिजिकल पॉलिसी की जो एप्लीकेशंस होती है, उनकी तरफ मेरा रुझान बढ़ा. आफ्टर दैट I followed that apart from the UPSC, what are the different exams which I can target, where I can also take part in something that is very important and crucial to our financial system. So, sir, वहाँ से then I explored about our Reserve Bank of India and the various examinations such as grade B and assistant. Then I thought that I should prepare for the grade B because it is something where I can make impact. So, sir, that was my part. If I talk about the calculated risk or about my determination that I only have to go for the RBI, तो सर इसमें ये था कि यस आई वॉज डिटर्मिन, लाइक आई नेवर थॉट अबाउट माई प्लेसमेंट. द रीज़न फॉर इज दैट सर कि मैंने इंटर्नशिप ही नहीं की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में. मेरे को जाना ही आरबीआई की तरफ था, तो मैंने इंटर्नशिप ही नहीं की थी, तो ऑब्वियसली फॉर मी देर वॉज नो स्कोप फर्दर फॉर द प्लेसमेंट. सो आई वॉज डिटर्मिन रिगार्डिंग द आरबीआई ओनली. ठीक है। और प्रदीप, थोड़ा सा मुझे ये भी जानना है, बिकॉज जैसे आपने बोला कि आप डिटरमिन थे, मुझे आरबीआई की तरफ जाना है, बट कहीं ना कहीं आरबीआई एक ऐसा एग्जाम है जो कि ना जिसके बारे में हमें गाइडेंस बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, बहुत लिमिटेड सी गाइडेंस है, जबकि यूपीएससी की तो अगर हम बात करें बहुत ही ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ गाइडेंस है। बहुत लोग इंस्पायर भी करते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, आप यूपीएससी कर लीजिए, यूपीएससी कर लीजिए। आरबीआई में कुछ सिलेक्टेड चीजें होती हैं जो, या फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक जर्नी दिलाता है कि आप आरबीआई की तरफ भी फोकस कर सकते हैं। आपके लिए वो मोमेंट कौन सा था जब आपने सोच तो लिया कि मुझे आरबीआई के एग्जाम को क्रैक करना है, इस आरबीआई एग्जाम को देना है, बट आपको वो जो एक होता है ना गाइडिंग, इनिशियल गाइडेंस जो थी, वो आपको कहाँ से मिली? तो सर जब मैं सोच रहा था कि कुछ करना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम में रेगुलेटरी बॉडीज का, तो वन ऑफ माय रिलेटिव्स आर इज प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन. और जब मैंने बताया, तो ही टोल्ड मी कि यू कैन एक्सप्लोर अबाउट द आरबीआई एंड इट्स ग्रेड बी एग्जामिनेशन. देन आई एक्सप्लोर्ड इट एंड थॉट कि इट विल बी परफेक्ट. आई ऑल्सो वेंट थ्रू द सिलेबस, और जो सिलेबस था वो मेरे कॉलेज के जो सिलेबस एंड करिकुलम था उससे काफ़ी अलाइन था. लेट्स से मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट आई read completely during my graduation only. So it didn't create many problems for me. Also, the financial chapters and the financial part of our the RBA syllabus was also something I covered during my graduation. तो सर इट वॉज लाइक एन एडवांटेज फॉर मी कि मैं इसके लिए तैयारी कर सकता हूँ जस्ट बाय टेकिंग ए रिस्क. इफ आई टॉक अबाउट द गाइडेंस, तो सर एज सच कोई मेरे को डायरेक्ट गाइडेंस नहीं मिली थी,
So if I talk about my journey, then I started at the beginning of the 2024 properly for the RBI. तो बिफोर दैट मेरे को 1 से 2 महीने लगे थे, जैसे कि सिलेबस क्या है। यूट्यूब से मैंने अंची सर के भी लेक्चर वीडियोस देखे थे, यूट्यूब वीडियोस, जहाँ से मैंने देखा कि कैसे कैसे तैयारी की जा सकती है। तो सर बहुत सारे लूप होल्स थे इनिशियली, बट देन आई स्टार्टेड 1 डेढ़ महीने सर्च करने के बाद में कि लेट्स स्टार्ट इट, और जब देखा जाएगा कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है देन ओनली वी कैन सॉल्व इट। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन। थोड़ा सा मुझे बताओ, आपने 2024 में प्रेपरेशन तो स्टार्ट कर ली, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप जिस फील्ड में स्टडी कर रहे थे वो इतनी इजी नहीं है। टॉक अबाउट मैनेजमेंट स्टडीज, तो मैनेजमेंट स्टडीज इज नॉट लाइक नॉर्मल बीए और एमए सब्जेक्ट्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा आप स्टूडेंट इन्वॉल्व खुद बहुत ज्यादा होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। तो 2024 में आपने मन तो बना लिया कि मुझे आरबीआई देना है, बट क्या आप डेडिक स्लॉट था कि मुझे ये टाइम स्लॉट अब अपनी प्रिपरेशन के लिए देना है, या वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था? सो सर जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली यू हैव ए वेरी हाई मोटिवेशन। तो सम हाउ यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग देन स्लीपिंग लेट एट द नाइट, तो वो था। लेकिन मेरे कॉलेज में अगेन 9 to 5 थी। उसके बाद में आई हैव टू मेक मेनी रिसर्च पेपर्स, आई हैव टू प्रेजेंट द लाइक मेनी प्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग दैट, और उनको बनाना भी होता था। तो सर इट टेक्स लिटरली लॉट ऑफ टाइम। बट ऐसा था कि मैं न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया था इनिशियली, कि चलो न्यूज़पेपर स्टार्ट करते पढ़ना, और कुछ रेगुलरली यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह जितनी पॉसिबल है यूट्यूब से, कॉन्ट्स की हो गई, रीजनिंग की हो गई, या इंग्लिश की हो गई, तो मैं वो लेना स्टार्ट किया जब भी टाइम मिलता था। 1 2 महीने में जैसे फ्लो बना सर इनिशियली, तो मेरी एग्जामिनेशन हो गई, तो 2 महीने मेरे एग्जाम में चले गए थे। फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया। तो सर ये प्रोसेस चलता रहा कि 3 4 महीने की पढ़ाई होती थी, फिर 1 डेढ़ महीना एग्जामिनेशन में और प्रेजेंटेशंस वगैरह में निकल जाते। तो सर इट कंटिन्यूड अंटिल 2020 जून 2025 व्हेन आई फाइनली ग्रेजुएटेड। उसके बाद में सर आई स्टार्टेड प्रॉपर स्टडी फॉर द आरबीआई। तो यस इट वाज अ डिफिकल्ट फेज ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। और प्रदीप, जैसे हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे थे, आई थिंक एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं प्रदीप से भी कुछ टाइम पहले बात कर रहा था, तो हम लोग बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस कर रहे थे। जनरली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं ना, उनके मन में सबसे पहला डाउट क्या होता है कि सर, हम लोग फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, क्या हम इस साल इस एग्जाम के लिए बैठे या ना बैठे? ठीक है, और ये सेम चीज आपके केस में भी हुई थी, जब आपने मुझे बताया था कि हाँ सर, मेरे मन में भी डाउट था कि मैं दूं या ना दूं। बट आपने उसके लिए मुझे और चीज बहुत अच्छी बताई थी, जो मैं चाहता हूँ आप प्लीज एक स्टूडेंट्स को भी बताएं जो ये सेशन को देख रहे हैं, कि आपने प्लान क्या बनाया था कि ठीक है मैं बैठूंगा, और उस बैठने के साथ साथ आपने भी बनाया था कि अगर नहीं हुआ, अगर मेरी ग्रेजुएशन डेट मैच नहीं की, तो मेरे पास एक प्लान है कि ताकि मैं 2026 के लिए तो रेडी हो जाऊं। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स के साथ वो प्लान जरूर डिस्कस करें। Sure, sir. So as I told you that initially I was in dilemma that whether I will be eligible or not because of my educational qualification. But after my graduation, I took a bold decision कि let's start a blind preparation for that. Like my examination will be as per decided by the Reserve Bank of India. तो मैंने स्टार्ट किया, और मैं जो मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था वो ये था कि अगर मैं एलिजिबल नहीं हुआ, जो कि 99% चांसेस ये थे कि मैं नहीं हो पाऊंगा, तो मेरा ये था कि मैं बैठूंगा, दूसरे दिन जितने भी पेपर के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे या जो भी गूगल साइट्स वगैरह पे, मैं वहाँ से लूंगा उस पूरे पेपर को पीडीएफ की फॉर्म में निकाल के, और फिर मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, चाहे से मैं प्री में पास हूँ या फेल हूँ। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट माई प्रेपरेशन फॉर द मेंस अगेन। तो जब मेंस का एग्जामिनेशन होगा तो मैं मेंस का घर पे बैठ के लिखूंगा इफ आई एम नॉट एलिजिबल। तो इससे क्या होता है कि आई वॉज थिंकिंग कि आई विल प्रिपेयर ए टेम्पलेट, कि फॉर एग्जाम्पल फॉर मी देर वॉज नो गाइडेंस अवेलेबल कि एग्जामिनेशन में कैसे क्या चीज़ें होगी। तो मैं उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि एक टेम्पलेट मिल जाए, तो यू नो वेरी वेल दैट वॉट विल वर्क देयर एंड वॉट विल नॉट। तो अगर मैं 2026 में एग्जामिनेशन दूँ तो आई आई विल बी फुल्ली रेडी कि नाउ आई कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। So, sir, that was my strategy. But fortunately, I got the chance because of the delayed notification that now I can appear for the RBI this time only. आई थिंक किस्मत भी चाहती थी आपके साथ कि आप इसी बार में इस एग्जाम को क्रैक कर दीजिए। बट आई थिंक दैट इज Yes, sir. समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच ही हैज सेड, कि बहुत बच्चे जो इस डिलेमा में रहते हैं कि क्या हम इस साल इस एग्जाम को दें या ना दें, आई थिंक जैसे उन्होंने बताया कि वो बहुत चीजें हमारे हाथ में भी नहीं, हमारा रिजल्ट कब आएगा उसके हिसाब से कट ऑफ डेट इज नॉट इन अवर हैंड।
बट इनका प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार अगर आपको पता है कि मुझे आरबीआई देना है, तो यू स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर ऑफ आरबीआई, ताकि आप देख सकोगे क्या आप रेडी थे इस साल अगर होता भी पेपर, तो क्या आप रेडी थे या नहीं थे। अब थोड़ा सा प्रदीप जर्नी की तरफ, हम एग्जाम की तरफ आते हैं। जब आपने, जैसे अब आपने बोला कि मैं लकी हुआ कि मैंने जून में प्रिपरेशन सोलली, अगर हम बात करें, अपने प्रिपरेशन सोल हार्टेडली तैयार की। उसके बाद आपने जो है एग्जाम करते करते आपका इसी साल आप इस एग्जाम में एलिजिबल भी हो गए हो, जब आपने तैयारी की तो आपके पास टाइम स्पेंड बहुत कम था। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जब आपने, जो आपने 2024 से प्लान एक बनाया था इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस टाइम पे आपने कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर किया था, जो कि जब आप इस बार फाइनली से टाइम में बैठे हो तो आपको वो एक हेल्प वहां से मिली थी। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि क्यूआरई, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर तो जनरली हम लास्ट में पढ़ते हैं, क्यूआरई एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम कहीं ना कहीं लिंगर ऑन करते हैं। हम लोग मन बना लेते फिर भी इसको लिंगर ऑन करते, तो आपने क्यूआरई पहले प्रिपेयर स्टार्ट कर दिया था 2024 से, कि आपने भी 2025 के बाद ही क्यूआरई को स्टार्ट किया था। नहीं सर, एक्चुअली मैंने 2024 में इनिशियली जो मेरा टारगेट था वो मैं ऐसा ही टॉल कि न्यूज़पेपर से मैंने स्टार्ट किया था अपना। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसके साथ ही मैंने ग्रामर भी स्टार्ट की थी। सर जो रीज़न था ग्रामर का वो था कि सम एस्पिरेंट्स माइट थिंक कि ग्रामर उतना ज़्यादा जरूरी नहीं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कि 2 महीने 3 महीने लगते कई बार। बट माई थॉट प्रोसेस वॉज दैट कि अगर मैं ग्रामर सीख लेता हूँ तो इट विल हेल्प मी इन अनदर वे टू, कि मेरे को ऐसे राइटिंग करनी है, मेरे को आरसीएस के आंसर्स खुद को करना है, तो अगर ग्रामर आती है तो यू नो मेनी स्ट्रक्चर्स विच यू कैन यूज। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से मेरी इंग्लिश तैयार कर रहा था, तो मैंने ग्रामर से स्टार्ट की। फिर सर रीजनिंग का तो ऐसा था कि मैंने यूट्यूब से पजल्स वगैरह सोल्व करना सीखी, बाकी के ब्लड रिलेशन वगैरह प्रैक्टिस के साथ आ गए। और सर कॉन्ट्स भी मैंने इनिशियली स्टार्ट कर दिया था, बट कॉन्ट्स जो कि मैं सेकेंड हाफ ऑफ 2024 में प्रॉपरली स्टार्ट कर पाया बिकॉज ऑफ माई एग्जामिनेशन एंड अदर रीजंस। बट फिर सर उसके बाद में मैं जैसे सेकेंड हाफ 2024 में मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो सर मैंने साथ के साथ फेज 2 की भी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और सर एज आई टोल्ड कि इनिशियली इट वाज दैट कि आई विल नॉट बी एलिजिबल फॉर राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन फॉर द एग्जामिनेशन, आई विल हैव एम्पल अमाउंट। तो माई थॉट प्रोसेस वाज लाइक दैट कि मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सिलेबस को कवर करना, चाहे फेज 2 का हो या फेज 1 का हो। तो सर मैंने उसी पे फोकस किया था ग्रेजुएशन तक। और जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मेरे पास जो टास्क था वो ये था कि द सिलेबस इज वास्ट, नाउ आई हैव टू कंसोलिडेट वॉट एवर आई रेड। मेरे को आंसर राइटिंग भी करनी थी, मेरे को नोट्स भी बनाने थे। तो मैंने जो जून के बाद में किया वो पर्टिकुलरली कंसोलिडेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर थे सारे। तो सर दिस इज हाउ आई प्रिपेयर। ठीक है, तो जैसा आपने बोला कि मैंने क्वांट रीजनिंग काफी टाइम पहले स्टार्ट किया था, तो प्रदीप मेरा क्वेश्चन ये था कि इस बार अगर आप एग्जाम देखो 2025 का, तो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश कंपैरेटिवली अगर हम थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं अटेम्प्टेबल ज्यादा था, कि क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हुए, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, शायद बच्चे ज्यादा क्वेश्चन कर पाए थे। ठीक है, तो आप जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको क्या लगा कि वाकई में ही क्यूआरई जो है वो एक, आपको एक एडवांटेज मिला था, जो आपने चीजें प्रैक्टिस की हुई थी एक साल पहले, क्या उसका आपको बेनिफिट मिला, आपको लगा कि पेपर आसान है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको ये भी चाहता हूँ प्रदीप गाइडेंस की, यार बहुत बच्चे ना क्यूआरई को बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं क्यूआरई पे इतना फोकस नहीं करते, बिकॉज फेज वन में हमारा सबसे बड़ा फियर जीए ही रहता है, और जीए के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के बारे में इतना सोचते नहीं है, या फिर अगर सोचते भी हैं तो उसमें डर लगा रहता है कि नहीं नहीं। जबकि ऑन द अदर हैंड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जो है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो शायद वहां पे आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा गाइड करें एस्पिरेंट्स को स्पेसिफिकली ऑन दीज थ्री टॉपिक्स। तो सर अगर मैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो मेरा ओवरऑल जो फेज 1 का जो टारगेट था वो आई वाज सोली फोकसिंग, नॉट सोली बट मोर, आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स इंग्लिश एंड जीके की ओवरऑल स्कोरिंग के लिए, बिकॉज माई इंग्लिश वाज गुड एट दैट टाइम, कि इंग्लिश पे और जीके पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ कर लेंगे। जबकि कॉन्ट्स और रीजनिंग में ऐसा था कि आराम से कट ऑफ से 2 से 3 नंबर ऊपर है, दैट्स वुड बी फाइन। तो मेरा ये फोकस। अब मैं बात करूँ अगर स्ट्रेटजी की, तो सर मेरा, जैसे मैंने बोला कि ग्रेजुएशन में मेरा ये था कि सिलेबस को कंप्लीट करना है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज शुड बी देयर। तो मैंने वो किया। उसके बाद में जैसे ही जून में आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने मॉक टेस्ट बेस्ट स्ट्रेटजी अप्लाई की, कि मॉक टेस्ट पहले देंगे, फिर देखेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है, जैसे कि अगर मैं कौन की बात करूँ, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनमें अगर इवन इफ देर इज हार्डेस्ट क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द मॉक टेस्ट,
whether I am able to solve it in the minimum time or not. So sir, there were certain chapters जैसे कि एवरेज हो गया, एज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, बोट एंड शिप हो गया। तो सर ये ऐसे चैप्टर्स जो मैंने 5 से 7 मॉक टेस्ट देके निकाले कि इनके ऊपर ऐसी कमांड है कि मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने मेरे जो रीजनिंग हो, जैसे कौन्स हो चाहे इंग्लिश हो, इसके लिए मैंने पूरे सेक्शन को डिवाइड कर दिया था। जैसे कि कौन्स की बात करूँ तो एक 15 मिनट का सेक्शन, एक 10 मिनट का सेक्शन, पूरे 25 मिनट को। 15 मिनट में मैं क्या करता था कि जो मेरे कमांड है जिन क्वेश्चंस पे, नंबर सीरीज वगैरह पे, तो मैं उनको अटेम्प्ट करूंगा सिर्फ 15 मिनट में, जैसे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जैसे 7। उसके बाद में लास्ट के 10 मिनट में सर मैं सिर्फ और सिर्फ डीआई पे फोकस करूंगा, क्योंकि डीआई इट टेक्स टाइम। और डीआई में भी सर ऐसा नहीं था कि पूरे क्वेश्चन 5 के 5 सॉल्व करने। कई बार क्या होता है कि एक या दो क्वेश्चन जो बीच के होते हैं वो काफी हार्ड आते हैं, और हम पूरा टाइम उन्हीं पे दे देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं कोशिश करता था कि जो पहले सोल्व हो जाए, डीआई के 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन जो भी पहले सोल्व, उनको सोल्व कर लो, ताकि कट ऑफ से एटलीस्ट 1 या 2 नंबर ऊपर हो। तो सर ऐसा ही मेरा रीजनिंग में था कि आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन द लॉजिकल क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते उनको मैं पहले 20 मिनट में अटेम्प्ट करता था, तो मेरे 15 क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाते थे। तो उसके बाद में मैं 2 पजल बना लेता, तो लगभग 25 27 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाता था। और देट वाज द सेम स्ट्रेटजी विच आई फॉलोड ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन टू। तो सर दिस इज हाउ आई फोकस्ड, एंड जो मेरी स्ट्रेटजी थी मैंने ऐसे मॉक टेस्ट बेस्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी। बड़ी एक तोप जिसको हम बोलते हैं फेज 1 में, दैट इज जनरल अवेयरनेस। बिकॉज आई थिंक यस। क्यूआर इज वन थिंग बट जनरल अवेयरनेस एक, आई ऑल्सो एग्री बीइंग अ टीचर ऑफ जनरल अवेयरनेस, आई ऑल्सो नो कि जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा ना, क्योंकि फिक्स पैटर्न नहीं है तो बहुत डर लगता है। और इस बार वाकई कुछ चीजें नई भी हैं, जैसे स्टैटिक जी आ गया, और जो ट्रेडिशनल बेस्ड चीजें थी वो थोड़ी कम हुई। तो मैं थोड़ा सा पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम था, तो आपने जनरल अवेयरनेस के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज की, कितने मंथ्स पे फोकस किया, क्या आपका सोर्स था जिसको आपने प्रिपेयर किया? तो पहला क्वेश्चन हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी के एडिशन में मेरा ये है कि जब आप एग्जाम में बैठे, ठीक है, क्योंकि इट वाज नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल थिंग जो आरबीआई में आ रही थी। आरबीआई नोटिफिकेशन के क्वेश्चंस, रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस, अगर मैं बात करूं, या फिर हम बात करते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस, जनरल फेस के क्वेश्चन जो है वो जनरली कम होते हैं, नोटिफिकेशन स्कीम से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, फेस टू फेस पेपर ज्यादा होता है। इस बार थोड़ी सी चीजें चेंज हुई, जनरल अवेयरनेस की वेटेज बढ़ी, नोटिफिकेशन और रिपोर्ट्स की वेटेज तो बिल्कुल ही कम ही हो गई थी, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कम हुई थी ड्रास्टिकली। और इस बार स्ट्रेटजी क्वेश्चंस भी आए थे। तो आपने इसको टैकल कैसे किया, ये वाला क्वेश्चन भी आप प्लीज मुझे बच्चों को बताइए क्या चीज थी, और आपने प्रिपेयर कैसे किया, दोनों चीजें। तो सर अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने जीके, एज आई टोल्ड कि राइट आफ्टर जून 2025 व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो सर मैं जीके के हाथ नहीं लगा रहा था, बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज दैट जीके इज वास्ट एंड मेमथ। तो इट्स बेटर, और मेरी ब्लाइंड प्रिपरेशन थी कि वेदर आई विल बी एलिजिबल और नॉट। तो मैं जीके के हाथ ही नहीं लगाया, मैंने क्यूआरई पे ही फोकस किया और मेंस के आंसर राइटिंग पे फोकस किया। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आ गया और नोटिफिकेशन डिलेड हुआ, देन आई थॉट नाउ आई एम एलिजिबल। तो राइट आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ आरबी मेरे पास 1 महीना था, उसमें मेरे को कवर करना था 3 से 4 महीने की कैसे भी करके। तो मैंने सर स्टार्ट किया। मैंने बेसिकली क्लाउड अफेयर्स की पीडीएफ फॉलो की थी। तो सर उसमें मैंने सब कुछ पढ़ा, 400 पेज की बल्कि आती है, लेकिन आई वेंट थोरोली। 3 से 4 महीने का कंप्लीट पढ़ा। उसका रीजन सर ये था कंप्लीट पढ़ने का, कि मैं ऑलरेडी 8 9 महीने का कवर नहीं कर रहा। देर विल बी मेनी क्वेश्चन जो ऑलरेडी मेरे जा रहे हैं। एटलीस्ट 3 से 4 महीने के अगर एक क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स का आ रहा है ना, तो वो जाना नहीं चाहिए। क्योंकि कंडीशन वहाँ पे कैसे भी हो सकती है कि इंग्लिश टफ आ गई या रीजनिंग टफ आ गई, तो मैं अगर क्वेश्चन नहीं बना पा रहा, तो एटलीस्ट जीके के पास, जीके के थ्रू मैं ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के एबल होना चाहिए। तो उस पर्पज से मैंने सर कंप्लीट किया। सेकंड सर, जो स्कीम्स थी और रिपोर्ट्स थी, एज आई टोल्ड कि मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी जून से ही। तो मैंने जो नई स्कीम्स थी और जितनी भी रिपोर्ट्स थी उनकी आंसर राइटिंग मेंस के पर्सपेक्टिव से ही की थी, ताकि मेंस में हेल्प करे। और जब मैंने क्लाउड अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किया, जो स्कीम्स न्यूज़ में थी पिछले 3 4 महीने की, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से पढ़ा फॉर बोथ प्री एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। तो सर ये मेरी स्ट्रेटजी थी। अब सर इसका मेरे को एक फायदा जो मिला कि कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने जीके को कवर किया था। तो इस बार क्या हुआ कि जब जाके पेपर में बैठे, तो क्वेश्चंस स्टैटिक से स्टार्ट हुए थे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह से था। तो सर जब मैं देखा तो मुझे लगा कि यार सही रहा कि मैंने पढ़ लिया, क्योंकि आई अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन एंड इट वाज राइट। तो मैं
फिर आगे क्वेश्चंस पे बढ़ा तो मैं सब स्टैटिक मिल रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो जो नहीं आते थे, तो मैंने जो पहले स्ट्रेटजी अडॉप्ट की वो ये थी कि जितने नहीं आ रहे सबको छोड़ते चलो, जितने आ रहे अटेम्प्ट करो, क्योंकि टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। तो मैंने सबसे पहले वो किया। तो सर उतना करने के बाद में मेरे पास लास्ट में 1 से 2 मिनट बचे थे, एंड आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट 46 क्वेश्चंस। तो सर उसकी वजह से जीए के अंदर हेल्प हुई, स्ट्रेटजी चेंज थी, बट अगेन बिकॉज ऑफ माई कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आई वॉज एबल टू टाइड ओवर इट। सो सर आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। प्रदीप, मैं चाहता हूँ कि आप एस्पिरेंट्स को जरूर गाइड कीजिए, बिकॉज जैसा आपने बोला मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया था आखिरी के 2-3 महीने, बिकॉज आई थिंक मैं कहीं ना कहीं आप जैसे आपका केस में तो ये था कि मुझे आपने पिछले मंथ नहीं पढ़े तो आपने इसलिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा। बट आप क्या गाइड करेंगे उन एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे जो थे वो 1 साल का पेपर, अगर हम बात करें 1 साल 2 साल का पेपर देखा और नोटिफिकेशंस रिपोर्ट्स इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया। कहीं ना कहीं नॉर्मल जनरल अफेयर्स पे जो है जैसे अवार्ड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं उस पर फोकस थोड़ा सा कम हो गया था, बिकॉज उसकी वेटेज नहीं है, उसकी वेटेज बहुत कम हो रही थी। और स्टैटिक जी एक सरप्राइज आया, फाइनांस स्टैटिक के 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आप क्या गाइड करोगे स्टूडेंट्स को कि क्या एक बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप हमेशा रेडी रहें, बिकॉज आरबीआई फुल ऑफ सरप्राइजेस। नो यू नो डू नॉट नो कि हो सकता है अगली बार जीए क्वेश्चन ही ना आए, इस बार स्कीम क्वेश्चन हो सकता है अगली बार के 12-15 क्वेश्चन आ जाए। तो क्या एक चीज स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए जब वो स्पेसिफिकली लास्ट 2-3 महीने में फेज 1 की तैयारी कर रहे हैं जी? So, sir, when we go through the PYQs, there are two perspectives. First, what is being asked over the years? एक क्वेश्चन तो ये, एक पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि क्या नहीं पूछा जा रहा। हम जनरली उस पर फोकस करते हैं जो पूछा जा रहा। माई स्ट्रेटजी वॉज बिट डिफरेंट, मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया जो नहीं पूछा जा रहा। क्योंकि अगर सेम रिक्रूटमेंट ही होनी है, अगर सिर्फ पीवाईक्यू ट्रेंड को ही रिपीट करना है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ कंडक्टिंग दिस एग्जाम अगेन, राइट। तो मैंने जो नहीं पूछा जा रहा उस पर भी फोकस किया, पूछा जा रहा है उस पर तो ऑब्वियसली करना ही था, पर नहीं पूछा जा रहा उसको ऐसे नहीं किया कि चलो इस पे ध्यान नहीं देते, उस पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि नाउ दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो मैंने उन पे भी किया, और सरप्राइजिंगली और फॉर्चुनेटली कि वैसे क्वेश्चंस मेरे आए, आई वाज एबल टू अटेम्प्ट। सो सर माय एडवाइस वुड बी लाइक दैट कि जब भी वेन एवर यू प्रिपेयर फॉर जीए, सो ट्राई टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, बिकॉज यू डू नॉट रियली नो व्हाट विल बी आस्क्ड। आपने सोचा कि ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट में छोड़ देता हूँ कि, तो आपकी स्ट्रेटजी हो सकता है कि वर्क कर भी जाए, हो सकता है नहीं करे, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द आरबीआई कि फ्रॉम विच सेक्शन दे विल आस्क मोर क्वेश्चन। So I think we have to be prepared wholeheartedly and comprehensively. So sir, I think that would be my advice. ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा फेज 1 से फेज 2 पे शिफ्ट करते हैं प्रदीप। और जैसे आप देखो, आपने बताया कि आपने बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और आपका इंक्लिनेशन ऑफ द एग्जाम इसलिए था बिकॉज आप जो चीज अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे वही चीज इस एग्जाम में काफी ज्यादा इसके फेज 2 में एफएम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट या फिर इकोनॉमिक्स का अगर मैं बात करूं तो वो चीजें इस एग्जाम में जो है फेज 2 में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है प्रदीप कि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं एंड दे हैव अ सर्टेन एडवांटेज बिकॉज उनको मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ा होता है, फाइनेंस पढ़ा होता है। बट आई रियली वांट टू आस्क कि यार जो वो एडवांटेज है हम उसको कैसे उसका पूरा का पूरा एडवांटेज लें, बिकॉज हमारे पास ये एडवांटेज है कि हमने चीजें पढ़ी हुई हैं जो कि शायद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी होती। बट कई क्या आपको क्या लगता है कि क्या हमें वाकई उस एडवांटेज को लुकिंग एट द पीवाईक्यूज अच्छी तरह से पीवाईक्यूज देख के फिर उस पर डिसीजन लेना चाहिए, या फिर पहले ही कि नहीं यार आपने पढ़ा हुआ है तो उसको आप बाद में भी कर सकते हो? So, sir, if I have to talk about the advantage, so first I would say, sir, there is no absolute advantage if we talk about, क्योंकि आरबीआई में if you go through the static, let's say ESI, so you can go through the static, but the questions will not be directly from the static. For that, you have to go through the current affairs, you have to read newspaper on a daily basis. The same goes for the finance, कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो you know कि what are the financial conditions in our economy, what are the decisions that RBI is taking. So सर वो यू हैव टू गो थ्रू। सेकेंड थिंग सर इज दैट कि व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर ऑन ए डेली बेसिस, तो सर यू बिकम एक्वेंटेड विद द सब्जेक्ट्स, विद द फाइनेंस एंड द इकोनॉमी, जो आपको एक लेवरेज ऑब्वियसली फिर मिलना स्टार्ट होता है कि यस नाउ आई एम फेमिलियर विद द सब्जेक्ट्स, विद द टॉपिक्स, तो यू आर इन बेटर कंडीशन कि आप अब अटेम्प्ट कर सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट द कॉमर्स स्टूडेंट्स, सर एडवांटेज होता है, जैसे कि मुझे मैनेजमेंट का एडवांटेज मिला, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट पढ़ा ही नहीं, वो मैं प्री के बाद में ही पढ़ा, और वो भी शॉर्ट नोट से ही पढ़ा डायरेक्ट।
डायरेक्ट मॉक टेस्ट बेस्ड स्ट्रेटजी के अंदर मैंने डायरेक्ट आंसर्स किए। तो थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है, बट अगेन यू विल हैव टू बी वेरी क्यूरियस, यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग दैट कि मैंने जस्ट ग्रेजुएशन की थी, तो आई वॉज वेरी श्योर कि मेरे पास क्या स्ट्रेंथ है या नहीं। तो अगर कोई एस्पिरेंट ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है, 2 या 3 साल का गैप है, तो आई डो नॉट थिंक देर इज एनी काइंड ऑफ एडवांटेज दैट ही हैज, बिकॉज ही विल ऑल्सो हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द स्क्रैच। So I think that is what based on the profile of an individual candidate. और पीवाईक्यूज कितने बार रोल प्ले करते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि मैं, मेरे को ये था कि मैं क्योंकि अभी ग्रेजुएट हुआ था, तो आपने जब पीवाईक्यूज देखे थे आरबीआई के जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो क्या आपको लग रहा था कि क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हो? सर पीवाईक्यूज के अगर मैं बात करूँ तो मेंस के पीवाईक्यूज से मैंने 3 से 4 बार आई वेंट थ्रू। तो मैंने सर देखा कि करंट अफेयर बेस्ड है कि स्टैटिक बेस्ड। अगर कुछ करंट अफेयर बेस्ड है तो ऑब्वियसली इट विल बी रेलेवेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ओनली। बट अगर स्टैटिक है, तो अगर मैं एक बार सिलेबस कवर कर लिया हूँ कंप्लीट, तो वेदर आई एम एबल टू सॉल्व इट और नॉट। तो सर जो स्टैटिक थे आई फोकस्ड ऑन दैट। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज इट वॉज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम आर टाइम एंड दिस एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। तो मैंने उन पे फोकस नहीं किया। प्री एग्जामिनेशन में सर बेसिकली मैंने पीवाईक्यू से बहुत कम गया। उसका रीज़न एक ये था कि सर मैं अंचित सर वगैरह के यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखता था, तो सर उन पे क्रिस्प मिलता था, जैसे कि मैंने जीके से गो थ्रू कभी नहीं किया, बहुत कम किया। उसका रीज़न ये था कि सर ऑलरेडी चार्ट्स वगैरह में एडुटेप की टीम प्रोवाइड कर देती है कि आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरे पास लास्ट में टाइम भी नहीं था पीवाईक्यू से जाने का, तो मैंने जीके वगैरह में बहुत कम पीवाईक्यूज देखे। बट मैंने ये देख लिया था कि वेटेज है इतनी, और यू डू नॉट रियली नो, क्योंकि द पैटर्न वाज चेंजिंग ओवर द इयर्स। तो मैंने सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार किया। मॉक टेस्ट में इफ आई एम एबल टू स्कोर वेल, देन इट इज गुड। आई थॉट कि माई स्ट्रेटजी विल वर्क समवेयर। सो सर दैट वाज माई पार्ट, माई स्ट्रेटजी। और इस बार का मैनेजमेंट का पेपर अगर हम बात करें प्रदीप, तो इट वाज नॉट लाइक अ नॉर्मल पेपर, इट वाज थोड़ा सा, इस बार क्या था कि इस बार मैनेजमेंट में भी कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए जो जनरली आरबीआई काफी टाइम से आरबीआई ने नहीं पूछे थे, है ना? तो आपको उसको देख के थोड़ा सा एक मन में बटरफ्लाई है कि हाँ यार ले, ये तो हो गया भाई काम आज से, कि ये बहुत बच्चों ने नहीं किए होंगे, या फिर अगर किए होंगे तो इतना फोकस नहीं किया होगा, क्योंकि आप अभी आए हो ग्रेजुएशन करके, तो आपने तो काफी प्रैक्टिस की होगी, तो वो एक एडवांटेज मिल गया आपको। हाँ सर, उसका एडवांटेज मिला था, क्योंकि जब मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, तो हमें कंपेयर करने के लिए देते थे रेशियोज वगैरह। तो उनकी बैलेंस शीट्स और जो पीएनएल लॉस वगैरह देख के हमें खुद को रेशियोज, न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड करनी होती थी और कंपेयर करना होता था डिफरेंट कंपनीज ऑफ ए सेम इंडस्ट्री। तो सर उसका फायदा मुझे मिला कि जब मैं वहाँ गया तो लाइक देयर वर बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, कि चलो यार आई विल बी एबल टू सॉल्व इट बिकॉज दैट इज समवेयर आई हैव एडवांटेज। तो वो फायदा सर मुझे मिला। अगर हम अब थोड़ा सा आते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट से, इस बार थोड़ा सा ये सर, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंस का पेपर जो था वो भी काफी स्टैटिक नेचर में ही था, ठीक है ना? और कहीं ना कहीं आई थॉट कि, आई थिंक कि आपने उसको काफी इजीली जो है उसको टैकल कर लिया होगा। बट बात करते हैं ईएसआई के पेपर की। ईएसआई का पेपर इस बार थोड़ा सा आई वुड से लिटिल बिट डिफरेंट था, क्योंकि पहले क्या था कि ईएसआई में कोई सडन ट्रेंड नहीं था, कहीं किसी बार रिपोर्ट्स पूछते थे, किसी बार वो स्टैटिक पूछ लेते थे, या फिर वो थोड़ा सा आपको स्कीम्स पे डोमिनेट करते थे। बट इस बार उन्होंने एक इवनली स्टीवन पेपर बनाया था जिसमें सब चीजें पूछी थी, रिपोर्ट्स भी थी, स्कीम्स भी थी, और सोने पे सुहागा एक फाइनेंशियल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सेबी का वो ईएसए में पूछा गया, ना कि फाइनेंस में पूछा गया। तो हाउ वाज दैट पेपर? मतलब वो आपको कैसे लगा कि यार उसको टैकल करना आपको लगा कितना इजी या कितना चैलेंजिंग था? तो सर जैसे कि एफएम का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसके बाद देने के बाद में आई वाज सरप्राइजिंग कि यार पेपर इतना इजी तो नहीं आ सकता। तो समवेयर आई हैड दैट गट फीलिंग कि यार एएसआई का पेपर कुछ ऐसा ना आ जाए कि कहीं दिक्कत हो जाए अपने। लेकिन दैट हैपेंड, और एएसआई का पेपर डिफिकल्ट आया। सो सर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एएसआई की बात करें तो जो 1 मार्क क्वेश्चन थे, सर आई वाज नॉट एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन इन दैट। वो हुआ ही नहीं, क्योंकि जितनी स्कीम्स मैंने पढ़ी थी उनमें से कुछ था नहीं। और जो 2 मार्क्स वाले थे उनमें भी सर 5 से 7 क्वेश्चन थे दैट आई वाज एबल टू अटेम्प्ट। तो सर ईएसआई में वो था। फिर मैंने सर जब इसके ऊपर सब्जेक्टिव पे गया, डिस्क्रिप्टिव पे, तो सर एज आई टोल्ड कि माय अप्रोच वाज कॉम्प्रिहेंसिव, but still I made a mistake कि somehow I overtook the topic multiculturalism, जिसके ऊपर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं उसे छोड़ दिया। आई डोंट नो हाउ इट हैपन, बट इट वॉज माई मिस्टेक। लेकिन वही क्वेश्चन आ गया, तो वो आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट। और बाकी का सर द एक यूएन की रिपोर्ट आई थी वुमेन के ऊपर, जिसे मैंने ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से जरूर तैयार किया था। तो आई वॉज एबल टू रिकॉल द डेटा।
तो मैंने सर डेटा का यूज़ लिया, और ईएसआई में बेसिक स्टैटिक पढ़ा हुआ था कि वुमेन एम्पावरमेंट सोशल इश्यूज में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स। तो सर मैंने उसी को यूज़ में लिया, मेरा जो स्टैटिक पोर्शन था उसी को यूज़ में लेते हुए बीच बीच में मैंने डेटा यूज़ किया, और वही डाल के पूरे एज इट इज स्टैटिक का टेम्पलेट उठा के मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो सर ऐसे ही मैंने किया था, क्योंकि इस बार रिपोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट इन द डिस्क्रिप्टिव। तो ईएसआई मेरा ठीक नहीं गया था, नॉट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। बट प्रदीप, जैसे आपने बोला कि एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं गया, बट हाउ टू स्टे काम देयर, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि मैंने जब ऑब्जेक्टिव देखा तो इट वाज सरप्राइजिंग, एंड आई नो कि शायद मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है। बट हाउ टू हैंडल दैट थिंग स्पेसिफिकली जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, बिकॉज उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपने जितना पढ़ा है जो याद है वो एग्जाम सेंटर के बाहर है। जब एग्जाम सेंटर में आप बैठ गए हो, क्वेश्चंस आपके सामने आपको दिख रहे हैं, रिपोर्ट भी उन्होंने कोई नॉर्मल रिपोर्ट नहीं पूछी, उन्होंने फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछी, वो ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जनरली हम आरबीआई में नहीं पढ़ते हैं। सेबी का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुबह पेपर में आएगा, वो इवनिंग वाले पेपर में आया। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछे एग्रीकल्चर, 1 मार्क का थे, काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे। आप खुद भी एग्री कर रहे हो कि सर, मतलब मुझे भी शौक लगा कि क्या हो गया। बट आई रियली वांट कि उस टाइम पे एज अ कैंडिडेट और एज एन एस्पिरेंट आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि काम भी रखना है। और ये बहुत बड़ा चीज है, तो फेज 1 में तो आपको पता है कट ऑफ क्लियर हुई तो फेज 2 में बैठे हो। फेज 2 में मार्क्स का प्रेशर भी है कि भाई मार्क्स भी लेके आने हैं, क्योंकि इंटरव्यू में जाना तो है, बट अगर जितने मार्क्स होंगे उसका फाइनल लेवल पे भी बेनिफिट मिलेगा। तो हाउ टू स्टे काम एंड हाउ टू स्टे फोकस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो सर एज आई टोल्ड कि इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो माय कॉन्फिडेंस वाज वेरी हाई। जब मैं गया तो आई डिडंट हैव एनी एंजाइटी कि यार कुछ होगा। फिर मैनेजमेंट का पेपर काफ़ी इजी आया, तो लाइक माय कॉन्फिडेंस वाज ऑन द 7th फ्लोर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर अंदर से गट फीलिंग आने लगी कि नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर पेसिमिस्टिक इन नेचर। तो मुझे लगा कि यार ईएसआई का पेपर खराब जा सकता है। तो वो जब हुआ तो सर एंजाइटी मुझे भी हुई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि पूरे एग्जाम प्रोसीजर में मेरे पसीने आने लगे वहाँ पे। तो जो मेरे पास वाले थे वो भी बोले कि भाई तेरा इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो फिर मैंने सर 1-2 मिनट का जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव हुआ, मैंने रिलैक्स किया खुद को, और फिर मैंने यही फोकस किया कि ऑब्जेक्टिव तो गया, अगर डिस्क्रिप्टिव में कुछ एज ले सकते हैं तो उस पर लेने पे ज़्यादा बेटर है। नहीं तो कंप्लीट चला जाएगा तो फॉर श्योर आई विल बी आउट। तो सर मैंने फोकस किया कि नाउ व्हाट कैन वी डू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाज कम्प्लीटली रूइंड, तो उस पर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो सर इनिशियली जब डिस्क्रिप्टिव मेरा स्टार्ट हुआ तो मैंने 2-3 मिनट का रिस्क लिया। मेरा इनिशियली टाइम गया 2-3 मिनट का, बट ये था कि अगर 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ तो वो थोरोली होने चाहिए, अच्छे से कर पाऊँ। तो सर वो ब्रेक लेके फिर मैंने शांति से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जैसे कि मैंने यूनाइटेड नेशन वुमन वाला क्वेश्चन बताया तो उसमें नहीं आता था, बट बिकॉज आई मेंटेन दैट काम एंड कंपोजर, तो आई वॉज एबल टू ब्रिंग दैट स्टेटिक पोर्शन इन दैट, और मैंने वो अप्लाई करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो सर इस वजह से काफ़ी हेल्प हुई। तो वो सर मेंटेन तो ऐसा है कि नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो वी विल हैव टू मेक श्योर दैट वी आर काम एंड कंपोज। अभी जैसे आपने बोला कि आप पेपर 1 रेडी मत शो, पेपर 2 ईएसआई वाला डाइसी किया कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि चलिए थोड़ा सा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के बारे में। हाउ वाज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव? इट वाज डुएबल? आपको लग रहा था कि यार ये ठीक गया है लाइक मैनेजमेंट, और इट वाज लाइक बैलेंस्ड है कि सर इतना बुरा भी नहीं हुआ जितना मेरे ईएससी वाला स्ट्रक्चर था, और इतना अच्छा भी नहीं जितना ज्यादा एफएम गया था? तो सर ये डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट क्वेश्चंस। जैसे कि इंग्लिश, सर इस जैसे मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिया ड्यूरिंग प्रिपरेशन, सर इंग्लिश वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आई वुड से, क्योंकि सर ऐसे राइटिंग इज माय इंटरेस्टिंग पार्ट, लाइक इट इज माय हॉबी। तो मैं जब भी करता था तो आई ट्राई टू इंश्योर कि वेन एवर आई स्टार्ट एन ऐसे, तो I will start with a punching line. The more impactful words should be there. जो यूजफुल डेली लाइफ में हो, नॉट मोर सोफिस्टिकेटेड बट मोर इम्पैक्टफुल वर्ड्स। तो मैं उनका यूज करके ऐसे बहुत अच्छे से लिखता था। तो उनमें एक ऐसा है फर्स्ट, वो था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, मुझे एक ऐसे ही आता था, वो मेरा तैयार किया हुआ था, वो ऐसे मुझे मिला। तो सर मैंने उसको अटेम्प्ट किया तो कॉन्फिडेंस आया कि 620 वर्ड्स का था, और मैंने 620 वर्ड्स में कंप्लीट अटेम्प्ट किया उसे। तो वो ऐसा था कि पॉजिटिव आया। अब आगे आरसी पे गए तो सर आरसी जो था थोड़ा वो बायोलॉजी बेस्ड था, जैसे कि कुछ फिल्ट्रेशन वगैरह केमिकल प्रोसेस वगैरह थे, आरओ से रिलेटेड कुछ ऐसे थे उनमें आरसी वगैरह। तो सर उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आई, क्योंकि बिकॉज यू डू नॉट रियली नो द लिटरेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो डिफिकल्ट आई, बट स्टिल इट वाज एवरेज। और सर अगर लास्ट की बात करें तो जो प्रेस लिखना था, अगेन उसके अंदर कुछ पावर प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड था, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल था,
लेकिन फिर भी आई वॉज एबल टू मैनेज कि चलो अब शांति से करते, ये ऐसा ही ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है, तो अब अगर इसको भी खराब करेंगे, दिस इज समथिंग, दिस इज समवेयर आई कैन मार्क, आई कैन गेट मोर मार्क्स। मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया कि यार इसे शांति से करने में फ़ायदा है, अदरवाइज आई विल लूज मार्क्स। तो सर मैंने उस पर काम किया। तो चलिए प्रदीप, हमने आपका फेज 1 फेज 2 दोनों जर्नी डिस्कस किया। अब आता है फेज 2 के बाद फाइनल राउंड, दैट इज इंटरव्यू। ठीक है। तो पहले मुझे सच्ची बताओगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार इंटरव्यू आएगा? कंसीडरिंग जिस हिसाब से पेपर हुआ है, एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरव्यू आ जाएगा? ऑनेस्टली सर बताना। सर टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि समवेयर आई वाज कैलकुलेटिंग कि आई विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैनेजमेंट। तो ये साइड में अगर मैं मिनिमम मार्क्स लेके चलता तो अगर 30 पे है तो समवेयर आई विल बी एबल टू टच स्कोर ऑफ 165 अबव। मैं सोच रहा था कि यार इट विल बी वर्थ टेकिंग द रिस्क एंड स्टार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि अगर सिलेक्शन हुआ और प्रिपरेशन नहीं की तो ज्यादा रिस्क है। अगर प्रिपरेशन की तो आई विल गेट सम नॉलेज whether I get selected for interview or not. तो सर आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम 22nd of December। तो सर मैंने तब से मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और व्हेन द फाइनल रिजल्ट ऑफ फेज 2 came out on 19th of January, at that time sir I was able to cover all the current affairs as well as all the static part for the interview. आफ्टर दैट माई टास्क वॉज कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 4 5 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा था कि 31 जनवरी तक हम्म। मेरे को भी इंटरव्यू रेडी, मतलब कि इंटरव्यू रेडी रहना है एट एनी कॉस्ट। तो फिर मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। फिर 1 फरवरी को एडोटेक का इंटरव्यू था, तो वो टास्क ऑटोमेटिक मैच हो गया था मेरा। तो दैट इज हाउ आई थॉट दैट आई शुड प्रिपेयर ऑन नॉट फॉर द आरबीआई इंटरव्यू। जैसे आपने एक फैब को आप अंशी सर से मिले थे दिल्ली में, तो दिल्ली हमारे ऑफलाइन इंटरव्यूज हमने करवाए थे, आप वहाँ पे सर को मिले थे। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एंड आई रियली वांट टू नो कि यार जो हम मॉक इंटरव्यूज की बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं मॉक इंटरव्यूज आपके फाइनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने के लिए? तो सर व्हेन आई स्टार्टेड फॉर माय इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो सर मेरे दो, आई डिवाइडेड द होल जर्नी इनटू टू पार्ट्स। वन वाज द सेल्फ प्रिपरेशन रिगार्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम माय पर्सनल ग्रेजुएशन, फ्रॉम माय पर्सनल बैकग्राउंड टू द आरबीआई एंड इट्स वेबसाइट। तो एक पार्ट वो था। सेकंड पार्ट था कि ट्राई टू अटेंड एज मच मोर एज यू कैन, बिकॉज यू आल्सो हैव टू बी फेमिलियर विद द कंडीशंस। It does not matter how much you know. Instead, you must be able to express yourself. Your answers must be structured, whether you are able to handle the pressure in the interview or not. So, sir, for that, interviews, obviously, mock interviews play a significant role. जहाँ पे आपको बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं जो अदरवाइज आपको नहीं मिल पाते हैं। यू आर नॉट एबल टू कैच योर सेल्फ अबाउट योर वीकनेसेस, वो आपको वहाँ पे पता चलती है। फिर प्रेशर हैंडलिंग आप करना सीखते हो। तो सर आई थिंक मॉक इंटरव्यूज का बहुत रोल होता है, तो वो मैंने किया। तो जब मैंने एडुटेक का पहला मॉक फेव फर्स्ट फेव को लिया, दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माय लाइफ। जब मैंने किया तो सर आई हैड द नॉलेज, बट माय रेट ऑफ स्पीच और माय स्पीड ऑफ स्पीकिंग वाज वेरी लाइक सिग्निफिकेंट एंड वेरी रैपिड। मैं बहुत तेज बोल रहा था। तो अंशी सर ने मुझे बिठाया, मेरे से 4 5 क्वेश्चंस पूछे रूम में। फिर मैं जब भी बोलता हूँ मुझे वहीं टोक देते कि देख तू फिर से वही गलती कर रहा है। तो होता ये था कि आई एम कॉन्शियस कि आई एम स्पीकिंग एट ए वेरी रैपिड पेस, बट स्टिल जब आंसर पे बात आती है तो आई बिकम अनकॉन्शियस। तो फिर जब सर ने 4 5 बार डांटा, उन्होंने चीजें बताई कि योर आंसर्स आर मेच्योर, सब ठीक है, बस स्पीड को कंट्रोल करो। तो उसके बाद में सर मैंने 3 4 दिन रेगुलरली स्पीड पे काम किया। फिर मैंने सेकंड ऑनलाइन मॉक दिया एडुटेक पर। तो जब मैंने वापस से इंटरव्यूअर से फीडबैक लिया तो मैंने बोला कि नाउ यू आर वेरी गुड, एवरीथिंग इज फाइन, नाउ यू जस्ट हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस। तो सर वो एक समवेयर जो आपकी मेजर प्रॉब्लम है उस पर वर्क करने को आपको मिलता है अगर आप फीडबैक ले लेते हो मॉक इंटरव्यूज के। दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। और ये जो फीडबैक थी फाइनल इंटरव्यू में, कितनी हेल्प की? कैसा गया फाइनल The इंटरव्यू? so final interview was good. So my interview was on the fourth day from the starting. It was on packing fair. So like mine was unusual compared to the other peers. तो मेरा थोड़ा प्रेशर बिल्डिंग पे था, थोड़ा एनालिटिकल था। तो उसके अंदर ये काफी हेल्प किया कि एक तो प्रेशर हैंडलिंग टेक्निक, क्योंकि ऑलरेडी मॉक टेस्ट देने से वो पता था कि हाउ टू मेक योरसेल्फ काम एंड कंपोज। और दूसरा था कि स्पीड यू हैव टू मैनेज, क्योंकि वेन एवर यू फील प्रेशराइज यू स्टार्ट स्पीकिंग एट ए रैपिड पेस। वो इंटरव्यूअर पकड़ लेता है उस चीज को।
उस पर मैंने फोकस रखा। उन्होंने मेरे को प्रेशर बनाया, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे, बट अगेन आई मेंटेन दैट कंपोज बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस कि ऑलरेडी 2 से 3 मॉक टेस्ट दिए हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस आपके साथ रहता है, तो हेल्प्स यू एक्चुअली अ लॉट। तो प्रदीप, कोई ऐसी चीज जैसे आपने पूरी जर्नी को हम अगर समराइज करें तो काफी बेहतर जर्नी रही आपकी, बट दो चीजें मैं आपसे ढूंढूंगा। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूरी जर्नी को जो है बहुत एलिनेट वे में प्रिपेयर किया। एलिनेट में ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल दुनिया से हट गए थे, बट क्योंकि आप जैसे कह रहे थे कि मेरे पास टाइम ही इतना था और कहीं ना कहीं मैं प्रिपरेशन थोड़ा अकेलेपन में कर रहा था। ठीक है, तो मुझे बताओ कि उसका बेनिफिट क्या रहता है और उसका नुकसान क्या रहता है। बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, बट उनके मन में ना एक सेल्फ डाउट आता है कि हम लोग पता नहीं शायद गलत कर रहे हैं, कि हम लोग किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो पता नहीं हमें फायदा नुकसान ही ना हो जाए कहीं, कि हम अकेले अकेले करी जा रहे हैं। तो आप, क्योंकि आपने किया है और आपने इससे सक्सेस अचीव किया है, तो आई रियली वांट टू नो कि व्हाट इज द पॉजिटिव जो लेना चाहिए उन बच्चों को, कि हाँ यार आपके पास ये एडवांटेज है। और क्या आपको लगता है कि नॉट डिसएडवांटेज, बट जो एक मन में डाउट रहता है कि शायद ये मिस ना हो जाए, तो क्या वाकई में वो चीज होती भी है, या यू फेल्ट कि नहीं इतना बड़ा भी वो इशू नहीं है? So if I talk about the positive side of preparing alone and isolated, so I think the biggest benefit is that now you are not distracted. कि जब आप ग्रुप्स में रहते हो, किसी से बात करते हो, तो एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग डिफरेंटली। तो आपको लगता है यार ये छूट गया है मेरा, आई एम नॉट एबल टू कवर दैट। तो सर आई थिंक दैट क्रिएट्स एंजाइटी इनसाइड यू। तो वो काफी नेगेटिव चीज होती है। तो आई थिंक आप अगर आप एलिमिनेट हो, आइसोलेशन में तैयारी कर रहे हो, तो उसका एक बेनिफिट मिलता है कि वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग नाउ यू आर काम एंड कंफर्ट। बट एट द सेम टाइम नेगेटिव भी आता है कि यू डू नॉट रियली नो वॉट यू आर मिसिंग आउट। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट चीज हो जो ग्रुप में डिस्कस की जा सकती है और आप उसे छोड़ दिए हो, तो सर वो एक नेगेटिव भी होता है साथ के साथ। बट अगेन, अगर कुछ छूट रहा है, कुछ इफ यू आर लिविंग समथिंग आउट, when you get to know in your mood, so that was my strategy कि if something is not working, if I am leaving something, so that I will get to know through the mock test। 5 या 7 मॉक टेस्ट दूंगा तो एटलीस्ट 2 से 3 में पता चल जाएगा कि कहाँ वो दिक्कत आ रही है। तो ऐसा मैं करता भी था सर। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती है, यू कैन नॉट रियली प्रिपेयर एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिव। पता चल जाता है कि कितनी डेप्थ में कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। सर उनको राइट डाउन करता था मॉक टेस्ट के बारे में, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द फेज 2 एंड जीके ऑफ प्री। तो उसका मैं लिखता था, फिर उनको कवर करता था स्पेसिफिकली। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पीएम जन्मान स्कीम जो ट्राइब्स वगैरह की थी, वो मैंने आई डेंट प्रिपेयर फॉर दैट। बट जब मैंने मॉक टेस्ट किया तो उनमें बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि 5 5 7 7 क्वेश्चन आ रहे हैं हर दूसरे दिन में। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दैट। मैंने आपके लेक्चर्स लिए, वो काफ़ी ज़्यादा डीप थे। तो लास्ट के 4 से 5 दिन पे तो एक बार तो मैंने सोचा कि लाइक इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, बट स्टिल आई थॉट कि कम से कम देख के जाते हैं, फिर 20 25% भी याद रहेगा। 10 से 12 स्क्रीन की, तो कुछ तो लिख के आएंगे, कुछ तो ऑब्जेक्टिव में करके आएंगे। तो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया। तो आई थिंक दैट इज द बोथ ऑफ द साइड्स प्रिपेयरिंग अलोन। आई थिंक एक चीज इन्होंने बहुत अच्छी बोली, जो मुझे लगता है बहुत एस्पिरेंट्स को नोट करनी चाहिए, कि इन्होंने मॉक टेस्ट को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया कि मैं एलिनेट हूँ। दैट इज इन टर्म व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग द करंट क्विज, आई एम नॉट डिस्कसिंग नथिंग। दैट इज द थिंग जो शायद जनरली आपको लगता है कि आप मिस कर रहे हो, बट मॉक टेस्ट को अगर आप अच्छी तरीके से एनालाइज करते हो तो आप भी फिर इवन सिवन पोजीशन पे आ जाते हो। बिकॉज डिस्कस करके भी शायद आप ज्यादा से ज्यादा क्या मॉक टेस्ट में जो आ रहा है वही आपको रियलिटी बता रहा है ना, कि यार आप कितना ट्रैक पे हो या कितना ऑफ ट्रैक हो। तो शायद जहाँ वहां से आप ज्यादा बेटर जो है उस चीज को आपने आपको ट्रैक पे भी ज्यादा बेटर प्रिपेयर भी कर सकते हो। प्रदीप, अब मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक वी एट एडुटैप हमने भी शायद थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन जर्नी में थोड़ा सा एक छोटा सा रोल प्ले किया है। तो आई रियली वांट टू नो एज एन एडुटैप वाज और हाउ एडुटैप हैज प्लेड अ रोल इन योर जर्नी। तो सर एज आई सेड इनिशियली कि जब मैं प्लानिंग कर रहा था स्टार्टिंग करने के आरबीआई की जो जर्नी है ग्रेड बी की प्रिपरेशन, तो मैं एनजी सर के वीडियोस देख रहा था कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो उनकी सर ऑलरेडी क्वेश्चन एवरीबॉडी ऑन द यूट्यूब कि डू नॉट फॉलो ब्लाइंडली द पास्ट ईयर ट्रेंड, इंस्टेड प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वो मैंने फॉलो किया था। अगर मैं बात करूँ प्री एग्जामिनेशन की स्पेसिफिक, तो सर मैंने आरबीआई सर्कुलर्स रितिका मैम के पूरे लिए थे।
मैंने बाकी के 3 से 4 महीने के कवर किए थे करंट अफेयर्स प्री के लिए, बट आगे के जो करंट अफेयर्स थे वो जनवरी से पूरा कंप्लीट किया था मैंने, सितंबर तक। तो कृतिका मैम के जो आरबीआई के थे वो काफी हेल्पफुल थे, बिकॉज अदरवाइज मास्टर सर्कुलर्स एंड द डायरेक्शंस आर वेरी टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड. We do not really get to know without the teacher's help that how the things are going on, what are the changes, and why they have been brought up. So that actually helped a lot. If I talk about the phase two, तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मैंने आपकी स्कीम्स देखी थी, वो पीएम जनमान वगैरह की, आरबीआई की जितनी भी स्कीम्स थी, लिबरलाइज्ड स्कीम्स वगैरह, वो देखी. और सर जलस सर के भी फाइनेंस के लेक्चर्स लिए थे, और एक दो आई थिंक मैराथन भी था एक, मैनेजमेंट के ऊपर था, तो वहाँ से भी मैंने पढ़ा था. तो सर जलस सर के फाइनेंस के जो लेक्चर्स थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे, उनके बेस पे ही मैंने आंसर राइटिंग की थी. इंटरव्यू का एंड आई इफ आई ऑलरेडी टॉक टोल्ड अबाउट, यू. हाँ, और इफ आई टॉक अबाउट के, अब अगर इसको थोड़ा समराइज करें, ठीक है, सो कि आपकी जो जर्नी थी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ एक मेंटरशिप हमने आपको दिया, आपकी जो खुद की मेहनत, और जो आपने खुद बोला कि मैंने फिर 2-3 महीने सिर्फ अपने आप को बांधा रखा था कमरे में कि नहीं यार. बट ऑब्वियसली यार एक चीज और है कि सिर्फ कमरे में बांधना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि बहुत बार है इट्स एन एग्जामिनेशन विच रियली टेक्स अ टोल ऑन द स्टूडेंट, कितना ज़्यादा पढ़ना है. तो थोड़ा सा मैं, बिफोर वी रैप अप द सेशन, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ वाज योर फिटनेस रूटीन, बिकॉज आप फिट लग रहे हो. आप, नहीं तो बहुत बार क्या होता है, बंदा अकेला पढ़ रहा होता है ना, तो जनरली क्या होता है यार, ओबेसिटी वगैरह, मोटा वगैरह हो जाते हैं हम लोग, अपने आप को भूल जाते हैं. तो हाउ वाज दैट थिंग, हाउ यू मैनेज दैट थिंग कि नहीं यार मुझे अपने आप को भी टाइम देना है, बिकॉज दैट इज अगेन समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज बहुत बार क्या होता है हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ छोड़ देते हैं. तो हाउ यू मैनेज दैट थिंग? So if I talk about my routine, so I used to wake up at 6 o'clock. फिर 6 से 12:30 तक का पूरे 6.5 घंटे का मैं एक स्लॉट फिक्स था, उसमें मैं उठता नहीं था, एक्सेप्ट कि वाटर पीने या फ्रेश होने वगैरह उसको छोड़ दो. फिर सर मैं खाना बनाते टाइम प्रीतिका मैम के लेक्चर्स लेता था साथ के साथ, और जब मैं 2 बजे वापस पढ़ने बैठता था, फिर शाम को उठता था 6 बजे या 5:30 बजे के आसपास. तो सर अब उस टाइम में क्या होता है कि यू आर कम्प्लीटली लाइक फुल ऑफ फटीग. तो होता क्या है कि आप एक दिन कर सकते हो ये चीज, 2 दिन कर सकते हो, बट इट इज नॉट सस्टेनेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. And I had to do it for a period of 6 months till my maths. तो सर फॉर दैट मैं एक्सरसाइज आना स्टार्ट किया कि शाम में 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज जरूर करेंगे. कई बार क्या होता है कि आप 2 बजे या 4 बजे जब भी मॉक टेस्ट हो, तो उस दिन में अगर नंबर नहीं है तो आपको लगता है कि यार आई एम स्टडिंग फॉर द पास्ट 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, वट एवर इट इज, फिर भी आई एम नॉट एबल टू डू दैट. कट ऑफ से मेरे 10 नंबर कम और 15 नंबर कम, तो वो एक दिमाग होता है, आफ्टर दैट यू कैन नॉट स्टडी. तो फॉर दैट, टू मेक माई स्टडी एंड द रूटीन वेरी सस्टेनेबल, मैं हमेशा एक्सरसाइज आता था नो मैटर वो. तो सर जब भी एक्सरसाइज करके आता था, तो जो एक चीज होती थी वो ये था कि एक्सरसाइज के पहले का दिन था कंप्लीटली ऐसा था कि माई माइंड इज कंप्लीटली क्लटर्ड विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यूज पेपर, करंट अफेयर्स एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. बट जब भी एक्सरसाइज करके वापस आता था तो एक ऐसा लगता था कि अभी उठे हैं, एक कंप्लीटली नया दिन स्टार्ट हुआ. तो अब जो बाकी के 3 से 4 घंटे पढ़ने हैं डेली के, वो काफी प्रोडक्टिव होती थी, लेकिन रात में पढ़ना है तो वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा आती थी है उसकी वजह से. तो आई वुड रेकमेंड एवरीबडी कि फॉलो योर वन हॉबी एटलीस्ट दैट कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. अदरवाइज इट इज नॉट सस्टेनेबल कि आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ सकते हो अकेले रूम में रह. तो सर आई थिंक दैट वाज माय पार्ट. So Pradeep, thank you for giving us your precious time. Now, before I wrap up this session, I really want a last advice from you for the future aspirants जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड फॉर बोथ. ऑब्वियसली आपने दोनों चीजें देखी हैं, बहुत बच्चे उस डिलेमा में जो होते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, दूं या ना दूं, पता नहीं मेरी ग्रेजुएशन तब तक हो पाएगी या ना हो पाएगी. आपने वो वाला फेज भी देखा है, आपने वो वाला फेज भी पूरा का पूरा देखा है कि जहाँ पे आप है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी आज के सेशन के, अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक मन में डाउट रहता है कि यार पता नहीं सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं. तो what would be your final advice to the student who is targeting RBI grade B examination for 2026? So, sir, I would say that when I started, I never thought that I will get through it in my first attempt. So, sir, I would say कि difficulties preparation phase में आएगी, there will be loads ups and downs, and
there will be a lot of difficulty, but the thing is that you have to be consistent, you have to be disciplined. If you are determined that you have to get through the RBI in first attempt or in the minimum time, so sir, I would say कि just keep working hard. That is, I think, the only mantra which I can give कि जितना है पढ़ते रहो, और अगर आपके पास टाइम है तो ट्राई एंड गो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंस्टेड ऑफ बीइंग स्लेक्ट, क्योंकि कंपटीशन है तो वी डू नॉट रियली नो दैट हाउ द थिंग्स विल टर्न आउट. So, sir, I think that is one thing, that be consistent and disciplined. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, ठीक है। एंड आई होप कि बहुत बच्चे जो हैं वो आपसे काफी चीजें सीखेंगे, एंड नेक्स्ट ईयर वी माइट सी सम स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू हैव cleared the exam in the first attempt. I hope many more to come. Thank you, sir. Thank you so much.